कविता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी एकनाथ रमणभाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में बात होगी महाशपथ की। जी हां, महाराष्ट्र में आज महाशपथ का दिन है। महाशपथ जो कि महायुति की महाजीत की भी एक परिभाषा करती है और बीजेपी और एनडीए के लिए एक शक्ति प्रदर्शन भी सामने रखती है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। उनके दो डिप्टी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे होंगे। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं शपथ ग्रहण समारोह की, जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। ये देखिए, शपथ ग्रहण समारोह के लिए जब देवेंद्र फडणवीस पहुंचे, एकनाथ शिंदे उनके साथ थे और वो मंच पर पहुंचे हुए जो अतिथि थे उनसे मिल रहे थे। देखिए, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी सब मंच पर थे और एक एक करके फुल फ्रेम काटिए से एक एक करके देवेंद्र फडणवीस सबसे मुलाकात भी कर रहे थे, हाथ जोड़कर उनका मार्गदर्शन भी चाह रहे थे अपनी आने वाली अगली पारी के लिए। और उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मंच पर मौजूद थे। इसके बाद सब इंतजार कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी आएंगे। दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं। जब नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे, सब इंतजार में थे और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस के ठीक बगल में आकर वो खड़े हुए। यहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहले से मंच पर सब लोग मौजूद थे और फिर शुरू हुआ शपथ ग्रहण समारोह। आपको दिखाती हूं देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें, क्योंकि एक बार फिर से महायुति की सरकार वहां पर महायुति की सरकार बनी है और एकनाथ शिंदे जिनके शपथ पर अभी तक सस्पेंस था, उन्होंने भी दोपहर बाद यह बात कंफर्म कर दी कि वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। यह एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन था आज बीजेपी के लिए, क्योंकि आज बीजेपी का हर चेहरा, एनडीए का हर वो बड़ा चेहरा मंच पर मौजूद था। आपको दिखाती हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर थे और उसके बाद जब शपथ ग्रहण हुई, ये देखिए तस्वीरें। योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, नितिन गडकरी, मंत्रिमंडल का हर बड़ा चेहरा वहां पर पहुंचा हुआ था। एनडीए का हर बड़ा सहयोगी वहां पहुंचा हुआ था। आप देख रहे हैं मंच पर नीतीश कुमार थे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, हर बड़ा चेहरा मंच पर मौजूद था, क्योंकि यह महायुति की सरकार का शपथ ग्रहण नहीं था, यह बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है। और इसीलिए आपको मैं यह भी बताती हूं, क्योंकि सरकार महाराष्ट्र में थी, तो बीजेपी की और महायुति की सरकार में जो बड़े बड़े बॉलीवुड के चेहरे, सलमान खान को आप देखिए, सलमान खान पहुंच रहे, सलमान खान शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे, शाहरुख खान पहुंचे, मिलते ही सचिन तेंदुलकर को गले लगाया, वहां पहुंचे थे शाहरुख खान। ये बड़े बड़े चेहरे जो बॉलीवुड के चेहरे वहां पहुंचे थे। रणबीर कपूर को आप देख सकते हैं, रणवीर सिंह वहां पर पहुंचे हुए थे। ये सब बॉलीवुड के दमकते सितारे जो कि आज महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीरें भी आज महाराष्ट्र से आई। आपको बताती हूं, संजय दत्त को आप देख रहे हैं, माधुरी दीक्षित पहुंची थी, लेकिन ये जो महानायक हैं, 3 महानायक, इनके बारे में आपको पहले बता देती हूं, क्योंकि आज शपथ ग्रहण इन्होंने किया है और शपथ ग्रहण किया है देवेंद्र फडणवीस ने। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ 2.5 साल वो डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं इससे पहले। उसी के साथ अजीत पवार, जिन्होंने आज शपथ ग्रहण की, वो 6ठी बार उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, 6ठी बार डिप्टी सीएम। और महायुति अगाड़ी दोनों सरकारों में वो डिप्टी सीएम रहे हैं। वो चौहान, फडणवीस, शिंदे, उद्धव ठाकरे के डिप्टी रहे हैं। ये एक तरह का उनका अलग कीर्तिमान है। अजीत पवार के साथ साथ एकनाथ शिंदे, जिन्होंने आज शपथ ग्रहण की है, शिंदे सीएम रहने के बाद डिप्टी सीएम बनेंगे, वही जो देवेंद्र फडणवीस पहले कर चुके हैं। पहली बार वो सीएम और पहली बार ही सत्ता में आते वो सीएम बने और उसके बाद डिप्टी सीएम बन रहे हैं। ये भी एकनाथ शिंदे के बारे में आपको बता रही हूं। एक रिपोर्ट जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद हमारे मेहमान और हमारे सहयोगी जो सीधे आजाद मैदान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये शक्ति प्रदर्शन है महाराष्ट्र में महाजीत
सरिता गंगाधरराव फडणवीस ये महातिलक है महाराष्ट्र के नेता नंबर 1 देवेंद्र फडणवीस का। मुख्यमंत्री हुए। महाराष्ट्र की 288 में से 230 सीटें जीतकर जब महायुति ने इतिहास रचा तो 13 दिन बाद मुंबई की धरती पर ऐसा ही नजारा होना था। फडणवीस की ताजपोशी में उमड़े जन सैलाब के आगे मुंबई का आजाद मैदान छोटा पड़ गया, क्योंकि यहाँ 40,000 लोगों का जमावड़ा लगा। 2000 से ज्यादा वीवीआईपी मेहमान पहुंचे। मोदी, शाह, राजनाथ जैसे दिग्गज आए। एनडीए राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम पहुंचे। इन तस्वीरों को देखिए, मंच पर तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। फडणवीस के तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साक्षी बने और फडणवीस के उस प्रण को पूरा करते देखा जो उन्होंने 2019 में लिया था। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। महाराष्ट्र की सत्ता के शिखर पर तीसरी बार बैठने वाले फडणवीस के साथ उनके 2 डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी हैं। इस तिकड़ी ने सूबे में इतिहास रचा, लेकिन शाम तक शिंदे के डिप्टी सीएम बनने पर सस्पेंस बना रहा और शपथ के निमंत्रण पत्र में उनका नाम ही नहीं था, तो विरोधियों को मौका मिल गया। शिंदे का इरा खत्म हो गया है, 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। शाम तक सब कुछ क्लियर हो गया। शिंदे भी फडणवीस सरकार में शामिल होकर शपथ को तैयार हो गए, जिसने साबित कर दिया कि आघाड़ी वाले चाहे कितनी भी हार की खींच निकाले, मगर मोदी सेना जो ठान लेती है उसे पूरा करके रहती है। लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीतकर कीर्तिमान रखने वाले नरेंद्र के साथ अब महाराष्ट्र में फिर देवेंद्र आ गए, यानी विकास की पटरी पर नरेंद्र और देवेंद्र का सुपरहिट डबल इंजन फिर दौड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नीचे से ग्रिड हटाइए, क्योंकि जो तस्वीर हम आप महाराष्ट्र की आपको दिखा रहे हैं उसमें इस जीत के बड़े मायने हैं। जीत के मायने क्या है मैं आपको पहले बता देती हूं, क्योंकि वहां देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण की है और यहां बीजेपी के लिए एक और बड़ा राज्य उनके पास है। तो जो महाजीत हुई है फडणवीस, क्या इस जीत के बाद, क्योंकि इस पर मैं महाभारत कर रही हूं, उस पर बात करूंगी, क्या देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी के एक और उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक लोग अमित शाह की बात करते थे, योगी आदित्यनाथ की बात करते, क्या आप फडणवीस की भी बात करेंगे? एक और बात बताती हूं आपको, एक और जीत के मायने क्या है। महाराष्ट्र विजय का क्या बिहार और दिल्ली चुनाव पर भी असर पड़ेगा? एक में गठबंधन की सरकार, एक में बीजेपी अपने बूते पर सरकार बनाना चाहती है, क्या वो हो पाएगा? एक और बात जो इस जीत से निकलती है और इस शपथ ग्रहण से निकलती है, लोकसभा चुनाव के अंक गणित से क्या अब बीजेपी पूरी तरह उबर चुकी है? क्योंकि जो नंबर लोकसभा में आए थे वो उसकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं आए, लेकिन उसके बाद हरियाणा और फिर महाराष्ट्र, क्या अब वो पीछे रह गया है, वो अंक गणित जो गड़बड़ाया था लोकसभा में? एक और मायने जिसकी बात मैं कर रही हूं, बीएमसी के चुनाव, क्या इस महाराष्ट्र जीत के बाद से महायुति की बीएमसी में भी विजय तय है? ये भी आज बात करूंगी। और साथ ही बात यह भी कि एक है तो सेफ है, क्या बीजेपी का यह नया नारा बन चुका है? क्योंकि इसके बारे में प्रधानमंत्री ने मंच से बात कही, और क्या यही नारा पूरे गठबंधन के लिए भी है कि इस नारे से वोट बैंक भी और गठबंधन भी मजबूत हुआ है? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दूं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कृष्णा हेगड़े जी शिवसेना के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हैं, संजय गुप्ता जी शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और विवेक श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले तो गुरु प्रकाश जी बहुत बधाई आप लोगों को, क्योंकि एक और राज्य में एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, और सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं है, आज तो यह बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन जैसा था। हर वो चेहरा जो आज के समय में एक स्थान अपने लिए हासिल कर चुका है वो उस मंच पर था। प्रधानमंत्री आए, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई, उस वक्त भी चल रही हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक एनर्जी बूस्टर की तरह है। आपको लग रहा है अब आने वाले चुनावों में भी यहां से आप एक जीत का मंत्र लेकर जा रहे हैं? देखिए सुचारिता, आपको बहुत बहुत आभार और आपका अभिनंदन कि आपने महाराष्ट्र की इस भव्य जीत पे, एक ऐतिहासिक जीत पे, जो मैसिव मेजॉरिटी, इतना बड़ा जनादेश हम लोगों को मिला है, मुझे लगता है कि हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। देखिए सुचारिता, हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के संस्कृति वाले लोग हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल जी कहते थे, हम विजयी हुए, हम में विनम्रता है।
पराजय में तो आत्ममंथन होना चाहिए। महाराष्ट्र की देवतुल्य जनता ने, और महाराष्ट्र की जीत खास क्यों मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र बाबा साहेब अंबेडकर की भूमि, महाराष्ट्र फूले शाहू की भूमि, महाराष्ट्र शिवाजी की भूमि, महाराष्ट्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमि, महाराष्ट्र सामाजिक क्रांति की भूमि, महाराष्ट्र सामाजिक आंदोलनों की भूमि है। और इस महाराष्ट्र की देवतुल्य जनता ने 288 में से 235 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति को देकर के यह स्पष्ट कर दिया है। पहले हरियाणा को याद करिए, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र को याद करिए। अब यह सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार महाराष्ट्र में, और जो विकसित भारत का हमारा संकल्प है 2047 का, उसमें महाराष्ट्र की एक निर्णायक भूमिका होने वाली है। पहली बात। दूसरी बात, इस पूरे चुनाव में जो हमारे लिए सबसे बड़ा हाईलाइट है सुचारिता, यह समझना चाहिए हमें, पूरे चुनाव में श्रीमान राहुल गांधी जी संविधान संविधान संविधान, क्या हुआ? महाराष्ट्र तो संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की भूमि है। बाबा साहब अंबेडकर की भूमि ने संविधान के नाम पे फेक नैरेटिव चलाने वाले राहुल गांधी जी का क्या हश्र किया है, यह महाराष्ट्र की जनता ने देखा है, यह देश की जनता ने देखा है कि संविधान के नाम पे, सामाजिक न्याय के नाम पे, जातिगत जनगणना के नाम पे अगर आप ऐसा फेक नैरेटिव चलाएंगे और अपने यहां सम्मान नहीं देंगे। राहुल गांधी जी ने हरियाणा में भी पराजय का सामना किया था, अपने यहां उन्होंने कुमारी शैलजा का क्या हश्र किया था। कुमारी शैलजा को छोड़िए, अभी सदन का सत्र आपने देखा होगा, देशवासियों ने देखा होगा, जब महामहिम का भाषण हुआ, उस महामहिम के भाषण के बाद राहुल गांधी जी का क्या रवैया था। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वयं गए, और एक कटसी होती है कि राष्ट्रपति के साथ मिलना होता है, उस कटसी को भी नहीं दिखाया था। तो राहुल गांधी जी का जो दोहरा मापदंड है, अगर दोहरा मापदंड का कोई चेहरा होता तो वो राहुल गांधी जी होते, वो कांग्रेस पार्टी होती। ये दोहरे मापदंड आज एक्सपोज हो गए हैं, और महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र की विवेकशील जनता ने यह सिद्ध कर दिया है कि संविधान, सामाजिक न्याय ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं हो सकता है। सिर्फ राजनीति के नाम पे आप समाज में इस प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा मैंडेट। गुरु प्रकाश जी, मैंडेट तो बहुत बड़ा है, और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखिए हमें, क्योंकि तस्वीरें जो आज आ रही है महाराष्ट्र से वो बड़ी अहम है। प्रधानमंत्री पहुंचे थे मंच पर, और जैसा मैंने कहा कि ये एक शक्ति प्रदर्शन बीजेपी और एनडीए का है, और ये दिखाने के लिए बहुत शायद काफी है कि हम इस जीत के साथ और राज्यों में भी दहाड़ेंगे। लेकिन संजय जी, आपके जो नेता हैं वो बार बार इसी बात पर आज दोपहर तक कह रहे थे कि भाई एकनाथ शिंदे को इन्होंने एक तरफ लगा दिया, उनको ठिकाने लगा दिया, अब एकनाथ शिंदे कभी सत्ता में नहीं आएंगे। आज तो गेम पलट दिया एकनाथ शिंदे ने दोपहर बाद, बहुतों के मुंह सिल दिए उन्होंने। एक बात है कि उन्होंने जिस तरह से उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इससे उन्होंने साबित किया कि अपने संगठन और अपने साथियों के लिए, अपनी विचारधारा के लिए कई बार अगर समझौता भी करना पड़े तो वो समझौता करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपने बीजेपी के साथियों को, शिवसेना के साथियों को इस बात की बधाई देता हूं कि आज महाराष्ट्र में भी बाला साहब का सपना पूरा हुआ। हालांकि बाला साहब का सपना हमेशा से यही रहा कि देश में बीजेपी की सरकार हो, महाराष्ट्र में हमारी सरकार हो, तो वो सपना पूरा भी हुआ। मुझे इस बात की बहुत खुशी भी है, मगर एक दुख भी है कि आज हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाला सबसे बड़ा परिवार आज इस समारोह में शामिल नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज इस समारोह में एकनाथ शिंदे है वहां पर, एकनाथ शिंदे तो है, मगर बाला साहब ठाकरे का परिवार, उद्धव जी, आदित्य जी, वो भी इस समारोह में शामिल होना चाहिए था। मुझे लगता है कि जैसे जो पहले संजय जी, मैंने एकनाथ शिंदे इसलिए कहा क्योंकि आप उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो शायद एक समझौता बहुत पहले कर लिया, और उस पार्टी के साथ कर लिया जिसका नाम लेकर बाला साहेब ठाकरे कहते थे। वो लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे थे, तो वो समझौता, देखिए इस बात को अब आपको हजम करना पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे में मोहर एकनाथ शिंदे पर जनता ने लगा दी है। पहले तो ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? मानता हूं मैं इस बात को मानता हूं कि जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट लिया है उसको स्वीकार भी करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम विपक्ष में है तो हम महाराष्ट्र की जनता का अपमान करें, हम ईवीएम पर सवाल उठाएं या किसी और बात पर गए, ये सही नहीं लगता। मेरा मानना यही है कि महाराष्ट्र की जनता ने इस बात को साबित किया कि शिंदे जी बाला साहब के विचारों पर हैं, और उद्धव जी भले ही बीजेपी के साथ ना रहते, मगर उन्हें कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं करना था। आज भी हमारी पार्टी के 99% लोग ये चाहते हैं कि भले ही बीजेपी के साथ रहे ना रहे, मगर कांग्रेस और शरद पवार के गठबंधन से बाहर आना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने एक बार जब हिंदुत्व पर बीजेपी से हाथ मिलाया तो उसके बाद अपने मरते दम तक
उन्होंने देखिए बीजेपी संजय को जी, नहीं मुझे छोड़ा। लगता है मेरी बातों का समय निकल चुका है। जब आपको गाड़ी पकड़नी थी तब आप गाड़ी पकड़ने में चूक गए। अब तो गाड़ी बहुत आगे चली गई और अब तो उस इंजन में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे सवार हो गए हैं। अब वो गाड़ी बहुत आगे चल चुकी है, तो अब आपकी गाड़ी छूट गई है। सीटी बहुत बजी थी उस समय, ट्रेन की सीटी बजती है, वो बहुत बजी थी, आपके लिए सायरन था कि आप गाड़ी पकड़ लें, आपने नहीं पकड़ी, तो अब गाड़ी आगे निकल गई है। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं कि बहुत सी इस जीत के बहुत मायने हैं। मैं एक बार जरा कृष्णा हेगड़े जी के पास जाऊंगी। कृष्णा जी, आपके नेता ने आज बहुत सस्पेंस बनाए रखा, दोपहर तक सस्पेंस बनाए रखा। लोग सोच रहे थे पता नहीं शपथ ग्रहण में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। संजय राउत जी का तो सारा हमला ही आपके नेता को लेकर हो रहा था। देखिए, संजय राउत जी क्या कहते हैं उनको हम सीरियसली नहीं लेते। हम संजय गुप्ता जी को और सीरियसली लेते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वो हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं, आत्मचिंतन के बारे में बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि एकनाथ शिंदे जी की राय ये थी कि जो हमारे 57 विधायक जीत के आए उनमें से एक उप मुख्यमंत्री बने और एक जो मिनिस्ट्रियल जो बर्थ है वो कम नहीं पड़े और हमारे कार्यकर्ता और हमारे विधायक को मिले। इसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बनना है। लेकिन जैसे पूरे पार्टी ने उनको ऑथराइजेशन दी थी कि आप भारतीय जनता पार्टी को यानी कि सम्मान्य प्रधानमंत्री और सम्मान्य गृह मंत्री जी को कहिए कि आपका मुख्यमंत्री आप दे दो, हमें कोई एतराज नहीं, हम पूरा सपोर्ट आपको देंगे, भारतीय जनता पार्टी को देंगे। इसी तरह हमने एक हफ्ते पहले हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें एकनाथ शिंदे जी को पूरा अधिकार दिया कि वो हमारे पार्टी की तरफ से वो निर्णय ले, और वो हमारे मुख्य नेता भी है। और उन्होंने ये निर्णय लिया था कि उनको नहीं बनना है, लेकिन सभी विधायक जो है वो उनके घर पे कल रात को गए और उन्होंने कहा कि आप सिर्फ पार्टी के ही अध्यक्ष नहीं, मुख्य नेता ही नहीं, लेकिन आप सरकार में भी आपको होना चाहिए। और आपको जैसे आपने पहले योजनाएं चलाए, कई योजनाएं किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए आपने योजना चलाए और अच्छा आपने काम किया। ये काम आगे भी बढ़ना चाहिए। और तीनों जो महायुति के घटक भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना महाराष्ट्र की जनता की थोड़ी इनसाइड डिटेल्स दीजिए ना, क्यों इतना इंतजार कर रहे थे शिंदे साहब? शपथ ग्रहण में आज शामिल हुए, ये तस्वीरें अच्छी लग रही है, लेकिन आपके नेता इतना इंतजार, एक सस्पेंस क्यों बनाए रखा भाई? सब लोग जानना चाह रहे हैं। वो अच्छी थी तस्वीर जिसमें तीनों साथ बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, कल वो तस्वीर इतनी वायरल हुई। जी सुचिता जी, मुझे उनका ये मंशा था कि हमारा एक विधायक उप मुख्यमंत्री बने। मुझे पावर नहीं चाहिए, मैं मेरे जो पावर है उप मुख्यमंत्री का, मंत्री का, मैं मेरे विधायकों को देना चाहता हूं। और इसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे डिप्टी सीएम का पोस्ट नहीं चाहिए। लेकिन जब सब विधायकों ने उनको कहा कि एकनाथ शिंदे जी आपको ही बनना है, आपको ही कमान संभालना है, तो फिर वो राजी हो गए और वो उप मुख्यमंत्री जी का उन्होंने शपथ लिया है। अच्छा, तो वो कह रहे थे कि उनका कोई विधायक बनना चाहिए। अब विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास आ रही हूं, एक बार प्रेम कुमार जी को भी लीजिए। भाई ये जो एक सस्पेंस, विवेक जी की आवाज नहीं आ रही। विवेक जी, एक सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई सस्पेंस खत्म हो गया, तीनों आज एक साथ मंच पर थे और मैं तो इसकी जो बड़ी पिक्चर है, लार्जर पिक्चर, उस पर रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। लार्जर पिक्चर क्या है? ये बहुत अच्छा संकेत विपक्ष के लिए नहीं है जो महाराष्ट्र में हुआ है। वो अपने एक है तो सेफ है, ऐसा लग रहा है कि ये गठबंधन के लिए भी चल रहा है। मैं एक बार जरा सुनवा देती हूँ, ये एक है तो सेफ है वाला नारा एक बार जरा सुन लीजिए, उसके बाद वापस आ रही हूँ। एक है तो सेफ है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। तो विवेक जी, एक है तो सेफ है, ये वाला जो मंत्र है जो आज शपथ ग्रहण से मैं दिखा रही हूं तस्वीरें, ये गठबंधन के लिए भी है, ये एनडीए के लिए भी है। तो ये ऐसा लग रहा है बीजेपी ने अपने सारे साथियों को भी बता दिया, इसलिए एकनाथ शिंदे भी जब तक दोपहर होते होते वो भी साथ थे, शपथ ग्रहण कर लिए। ये आपके लिए अच्छा संकेत नहीं है? नहीं, हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है। अच्छा, आप समझ लीजिए, अगर शिंदे साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर की गई रोने धोने के बाद, और आगे भी मैं आपको बता दूं, अभी होम मिनिस्ट्री भी नहीं मिली है और अभी अमित शाह जी से मीटिंग बाकी है, तब शायद होम मिनिस्ट्री मिले, शायद वो भी ना मिले।
तो इससे अगर कोई व्यक्ति, ठीक है सीटें कम आई हैं शिवसेना यूबीटी की, लेकिन अगर कोई ताकतवर होकर के निकला है तो वो आदित्य ठाकरे है, भविष्य का नेता। ये मैं आपको बता दूं। संजय पाठक जी से भी मैं संपर्क में था, पुराने मित्र हैं और रिपब्लिक में भी थे पहले, वो काफी काम कर रहे हैं इस वक्त संजय यूबीटी के, शिवसेना यूबीटी के साथ, और आदित्य ठाकरे की पर्सनल टीम में भी है। तो मैं आपको बता दूं, जो शिवसेना शिंदे ग्रुप है उसके अंदर बहुत से कैंडिडेट जो लड़े वो बीजेपी के लीडर्स हैं, और बहुत उनकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उसके अंदर, और शिंदे बहुत ही वीक फुटिंग पे है इस वक्त, और कॉम्प्रोमाइज किया, और क्या फायदा मिला? 2 साल जो संजय रावत कह रहे हैं, हमारी वही लाइन है। 2 साल आप मुख्यमंत्री रहे, आपने विश्वासघात किया, ठीक है आप सक्सेसफुल रहे, बहुत सारे मेंबर एमएलए और एमपीज को आपने तोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सुसाइडल अटेम्प्ट आपने किया। अगर पार्टी में रह करके उद्धव ठाकरे से बार्गेन करते, बात करते, डिस्कस करते हैं, मंत्री थे उनके साथ, तो शायद शिवसेना भी साथ होती और आज एक बड़े रूप में आते। तो कहीं ना कहीं ये विश्वासघात किया है शिंदे साहब ने, ये बात मैं अजीत पवार के लिए नहीं कहूंगा। चंद्रप्रकाश जी, नहीं विवेक जी एक मिनट, जिस उद्धव ठाकरे जिन्होंने सीएम पद के लिए बीजेपी को छोड़ दिया, उस विचारधारा को भी छोड़ दिया जिसके साथ इतने सालों वो रहे, वो एकनाथ शिंदे को ऐसे ही दे देते सीएम पद। ये लगातार ऐसी बचकानी बातें कर रहे हैं, हालांकि ये ठीक है, हारने के बाद खींच निकालने के लिए इस तरीके की बातें बोलना बहुत स्वाभाविक है। आपके पास ना तो विधायक बचे, ना आप महाराष्ट्र की राजनीति में ही बचे, और आज ये पूरी जो एनडीए कह लें या महायुति कह लें, इसकी जो एकता देखकर जो चिढ़ पैदा हो रही है वो भी एक तरह का है। देखिए, सोचने का इस समय शिवसेना या फिर जो भी ये शक्तियां, भाजपा विरोधी शक्तियां या हिंदुत्व की राजनीति के अगेंस्ट सामने जो खड़े हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनकी वो जो शक्तियां, उनको इस समय सोचने का समय है कि उनकी रणनीति में गलती कहां हो रही है। वो आज उस जगह पे खड़े हैं जहां जनता उनको देखना नहीं चाहती है। इसमें इस बात का सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है कि शिंदे ठाकरे परिवार से लड़ रहे थे, अजीत पवार अपने चाचा से लड़ रहे थे, ये 2 परिवारों से लड़ रहे थे। दोनों पार्टियां जो है अपने जो एक परिवारवादी शक्तियां थी उनसे लड़ रहे थे, ठीक है, वो अंदर के ही थे, अंदर से ही वो लड़ रहे थे, और उसके बाद वो इस पर विजय पा रहे हैं। आज जो जिस तरीके की ये सत्ता बनी है, ये एक और जनादेश दे रही है कि अब भारत की जनता जाति और किसी परिवार की बपौती, ये जो दोनों तरह की राजनीति है कि ये वहां के क्षत्रप हैं, ये वहां की जातीय क्षत्रप हैं, इस तरह की राजनीति से आगे जा चुकी है। आज एक ऐसा व्यक्ति प्रधान मुख्यमंत्री बन रहा है जिसका कोई जातीय बेस नहीं है, 3-3.5% की जाति का आधार है उसका, लेकिन वो एक सर्वसम्मत, एक मजबूत मुख्यमंत्री बन के बना है। तो अगर वो मुख्यमंत्री इस तरीके का बना है तो इसका मतलब सभी हिंदू जातियों ने, सभी पूरे हिंदू समाज ने एकजुट होकर वोट दिया है। तो ये जो जातीय समीकरण बिठाना या उनके वो इनसे मिल लेते, उनसे मिल लेते, ये जो तिकड़मबाजी की कांग्रेस वाली परंपरा, गांधी परिवार की परंपरा की राजनीति है, अब वो सब देश आगे बढ़ चुका है। इसको नहीं समझेंगे तो ये वहीं रहेंगे जहां आप पिछले 10 साल से पड़े हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना, ये बड़ा क्लियर है कि ये विकास की राजनीति है, क्योंकि अगर जाति को देखकर बनाया जाता तो शायद कोई और चेहरा होता। मैं एक बार प्रेम कुमार जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि ये जो तस्वीरें हम आजाद मैदान की दिखा रहे हैं, ये देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी नहीं है। ये एक बार ये भी दिखा रहा है कि लोकसभा की जीत के बाद, लोकसभा में के नतीजों के बाद बीजेपी को जो बार बार आप लोगों ने कहा कि नंबर नहीं आए, सरकार बैसाखी पर है, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, और अब यहीं से निशाना दिल्ली और बिहार पर भी होगा। देखिए सुचारिता जी, आपका भी एक नजरिया है जो सामने आता है, लेकिन मैं गुरु प्रकाश जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। उस जनादेश को अलग तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। मुझे तो आपका नजरिया जानना, उसके लिए तो आपको आमंत्रित किया। हाँ, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता का संदेश क्या है कि हमें नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में दिखाया, और यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव के दौरान नांदेड़ उप चुनाव जो हुआ लोकसभा का, वहां भी विधानसभाओं में तो बीजेपी जीत रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव यानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनता वोट कर रही है। ठीक है। तो संसदीय जो संविधान की लड़ाई
जो जातीय सामाजिक न्याय की लड़ाई, जो जातीय जनगणना की लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर लड़ी जा रही है, महाराष्ट्र की जनता उसके साथ खड़ी है। ये तो इस चुनाव के नतीजे भी चीख चीख कर बोल रहे हैं, जिसकी अनदेखी कर रहे हैं गुरु प्रकाश जी, वहां मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। इससे इतर एक और बात जो बोलना जरूरी है कि जैसे एकनाथ शिंदे जी की नाराजगी वाला प्रकरण चला, चलिए वो मान गए, लेकिन ये कहना कि उनके सारे एमएलए उनके पास जो जा रहे थे, ये कहने नहीं जा रहे थे कि आपका जो फैसला होगा हम आपके साथ हैं, वो ये कहने जा रहे थे कि मान जाइए आप उप मुख्यमंत्री पद के लिए। यानी वो एक तरह से शिवसेना एकनाथ शिंदे को तोड़ा जा चुका है। वो उनके एमएलए भी अपने नेता के साथ नहीं है, उनको क्या बीजेपी की बात को पहुंचा रहे हैं कि आप उप मुख्यमंत्री पद मान जाइए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो भी फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं। तो बीजेपी जिस रवायत में बढ़ती है, अपने ही साथियों को तोड़ती है, वो परंपरा हमारी शुरू हो चुकी है जी। नहीं सर, अगर प्रेम कुमार जी आपके हिसाब से अगर मैं इस वाली एनालॉजी पर जाऊं तो इसका मतलब यह है कि जहां जहां पर कांग्रेस हरियाणा में हारी, इधर हारी महाराष्ट्र में, तो वहां पर पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि हार के साथ तो कोई खड़ा नहीं होना चाहता है और हर कोई सत्ता में रहना चाहता है। तो सत्ता में रहने का लालच अगर ऐसा है तो फिर तो पार्टियां टूटने लग जाएंगी। हार गई पार्टी, टूट के विधायक चले जाएंगे दूसरी पार्टी में, कहेंगे हम तो सत्ता में रहना चाहते हैं इसलिए हम इसमें चले जाते हैं। तो ये वाला लॉजिक सर मुझे समझ नहीं आता। लेकिन आपने एक बात कही, आपने कहा कि बीजेपी को और मोदी को नकारा लोकसभा के बाद। सर मैं एक मिनट आपकी बात को मैं एक बार, कोई लॉजिक नहीं दिया। अच्छा, आपने ऐसा लॉजिक ही नहीं दिया, ठीक है, मैं वापस आ रही हूं आपके पास। जो आपने लॉजिक दिया, मैं एक बार कृष्णा हेगड़े जी से पूछ लेती। कृष्णा हेगड़े जी क्या ऐसा ही है? वो कह रहे टूटने वाली थी पार्टी, इसलिए एकनाथ शिंदे को मजबूरी में डिप्टी सीएम पद स्वीकारना पड़ा। वो हंस रहे हैं। सुचारिता जी के मनगढ़ंत कहानी बनाते मुझे लग रहे हैं कि इन्होंने जासूसी का डिपार्टमेंट स्टार्ट करके रखा है हमारे वहां पर। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो विधायक है वो पूरे एकनाथ शिंदे जी के साथ है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर एकनाथ शिंदे नहीं बनते तो हम भी बनने को तैयार नहीं है। इतना तक बात आगे गया था। फिर एकनाथ शिंदे जी को हमने कहा कि भाई देखो, आप ही हमारे नेता हो, आप ही हमको आपने ही लीड किया है, आपने ही हिंदुत्व के लिए अपना ताकत लगाई है। जो वीर सावरकर के खिलाफ बात कर रहे थे, जो हिंदुत्व के खिलाफ बात कर रहे थे, जो सनातन के खिलाफ बात कर रहे थे, जो लोकसभा में मुस्लिम पोलराइजेशन कर रहे थे, जो ओवैसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उलेमा काउंसिल और सज्जाद नोमानी का साथ दे रहे थे, उनके साथ आप लड़े, डटकर लड़े, भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े, अजीत दादा पवार के साथ लड़े। तो आप हमारे नेता हो, आप आगे बढ़ो, आप पावर लो, हम आपके साथ हैं। हम ऐसा कभी ये नहीं सोच सकते कि भारतीय जनता पार्टी को हम छोड़े या महायुति को हम छोड़े। हमने पहले ही दिन पे हमने समर्थन लेटर जो सम्मान्य राज्यपाल है उनको दिया कि जो भी अमित शाह जी और सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने निर्णय दिया है हम साथ में हैं। आप आपका मुख्यमंत्री का नाम दे दो, हम आपके साथ में हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम सरकार के बाहर जाएंगे, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने हमेशा सपोर्ट दी और हम हमेशा देते रहेंगे। और ये हिंदुत्व का जोड़ है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी 1987 से साथ है, हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के लिए साथ है, और ये कभी जो जोड़ है ये टूट नहीं सकता। ये सिर्फ पावर का जोड़ नहीं है, आइडियोलॉजिकल जोड़ है। ठीक है कृष्णा जी, मैं एक बार जरा बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देती हूँ। बड़ी खबर ये आ रही है कि कुछ देश में देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट की बैठक होने वाली है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार इस बैठक में शामिल होंगे और बड़े फैसलों का ऐलान कर सकती है महायुति सरकार। यानी कि सत्ता में आते ही तस्वीरें भी वहां से आ रही है, क्योंकि शपथ ग्रहण करने के बाद पहली कैबिनेट बैठक हो सकती है। ये तस्वीरें देख लीजिए, कुछ देर में फडणवीस सरकार की कैबिनेट बैठक हो सकती है। ये देखिए आप तस्वीरें, बाबा साहब की तस्वीर पर फूल अर्पित करते हुए देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। और यहां अब पहली बैठक के बाद कोई बड़ा ऐलान देवेंद्र फडणवीस कर सकते हैं, यानी कि महायुति की सरकार की तरफ से किया जा सकता है। आपको याद होगा कि ये एक जो चुनाव में वादे किए गए उसे लेकर भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हम एक एक वादा पूरा करेंगे। तो आज सरकार के शपथ ग्रहण के बाद पहला ऐलान क्या कर सकते हैं, इसको लेकर कोई अटकलें हैं चंद्रप्रकाश जी? देखिए, अटकलें का मतलब यह है कि ये कंटिन्यूइंग सरकार है, पीछे से चल रही थी, उनकी योजनाएं हैं और जो नए वादे हैं वो उसमें जुड़ जाएंगे निश्चित रूप से। एक बात जो अभी कही जा रही थी कि
कि इनका अपमान हुआ एक नाथ शिंदे का और उनको हटा दिया। इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये चीज भाजपा में ही क्यों हो पाती है और कभी दूसरा जो खेमा है उसमें क्यों नहीं हो पाता है। हाँ। आज भी कर्नाटक में जो दोनों डिप्टी सीएम और सीएम जो है एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, वो आप स्पष्ट देख सकते हैं, एक ही पार्टी के हैं ना वो। लेकिन यहां पर एक अगर मान लीजिए अगर एक तरह का सत्ता संघर्ष हुआ निश्चित रूप से हुआ कि भाई वो मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री रहना चाहते थे और ये एक जीती हुई बड़ी पार्टी के नेता थे फडणवीस, वो फडणवीस अपनी पोजीशन को असर्ट कर रहे थे। लेकिन उसमें ये संघर्ष जो है वो किसी तरह का कड़वाहट नहीं थी। कल जब वो तीनों बैठे तो आपने देखा कि किस तरीके का तीनों में केमिस्ट्री कैसी अच्छी है। तो वो चीज सरकार की जो आगे आने वाली नीतियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, वो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। महायुति का अपना एक एजेंडा है, उस एजेंडे पे काम करेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो चुनाव था इसमें एक चीज बड़ी अंडरलाइन थी हिंदुत्व की, और सभी लोगों ने अगर जुट के अगर वोट दिया है तो उन्होंने देखा है कि पालघर में क्या हुआ था, सभी ने देखा है कि किस तरीके की ये फतवेबाजी हुई है कांग्रेस की तरफ से। तो उन सब चीजों के प्रति एक प्रतिक्रियावादी भी एक है जब कहीं न कहीं इनकी सरकार को अपनी नीतियों में अपने उसमें चलेगा। ये दिल्ली के चुनाव में चलेगा, ये बिहार के चुनाव में चलेगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, बिहार में देखिए नीतीश कुमार का फैक्टर भी है, मैं इसलिए इसको जरा खुलकर पूछना चाहती हूँ। और गुरु प्रकाश जी तो बिहार से ही आते हैं, जरा पहले गुरु प्रकाश जी के पास जाऊंगी और उसके बाद विवेक जी आपके पास आ रही हूँ। गुरु प्रकाश जी बताइए, एक है तो सेफ है वाला नारा प्रधानमंत्री ने उसे उस दिन भी कहा था जब जीत का ऐलान हुआ, ये गठबंधन को साथ रखने के लिए भी बड़ा कारगर साबित हुआ है। भाई सबको याद दिला दो, एक है तो सेफ है, सत्ता तभी रहेगी। लेकिन आप मुझे बताइए, ये नीतीश कुमार पर काम करेगा बिहार में? नहीं सुचारुता जी, बिल्कुल। नीतीश जी के विषय में मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अभी कुछ और प्रश्न उठाए गए थे हमारे विरोधियों के द्वारा। हाँ। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पद से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है तो वो जनता का आशीर्वाद है। बिहार में हम नीतीश जी से बड़ी पार्टी हैं, लेकिन हमने नीतीश जी का नेतृत्व स्वीकारा है। सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, नेता विपक्ष हो, ये स्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए मैटर नहीं करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी ये भी कहा गया कि लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को नकार दिया गया था। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी और महायुति का वोट प्रतिशत देखा था आपने? 43% हमारा भी था, 43.2% आपका था। तो ये कह देना कि 43.2% से आपको नकार दिया गया है, अगर आप चुनाव के नतीजों का ऐसा विश्लेषण और ऐसा आकलन करते हैं तो ये भी दृष्टि रखने की जरूरत है। सुचरिता, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जीएसटी मुक्त हो गया है और आपने बहुत अच्छी बात बोली थी। जीएसटी कैसे मुक्त हो गया है? गांधी मुक्त हो गए हैं, शरद पवार मुक्त हो गए हैं, ठाकरे मुक्त हो गए हैं। ये देखिए, कोई ठेकेदारी नहीं होती किसी की। बारामती पवार का, मुंबई उद्धव ठाकरे का, फलाना उनका, रायबरेली अमेठी गांधी का, ऐसा नहीं होता है। देश के लोकतंत्र में ऐसा कोई ठेकेदारी किसी की नहीं होती है। एक शब्द का उपयोग करते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ये पॉकेट भरो है। अरे किसका पॉकेट भरो है भाई? कोई भी सामान्य व्यक्ति, देवेंद्र फडणवीस जी एक सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं। एकनाथ जी एक सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति आज उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं। कि किसी और पार्टी में संभव है क्या? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। और महाराष्ट्र की जनता ने लगातार, तीसरी बार मैं बताना चाहता हूं, जो लोग इस वर्डिक्ट पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, पिछले 3 विधानसभा चुनावों में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन रही है? तो भारतीय जनता पार्टी रही है। हाँ। और इस मैंडेट को हाईजैक किसने किया था, इस मैंडेट के साथ दगाबाजी किसने की थी? तो महाविकास आघाड़ी ने की थी। तो हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। जहां तक हमारा नारा है, एक है तो सेफ है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो हमारे गठबंधन के लोगों और गठबंधन का पूरा सम्मान है। मैं पुनः अटल जी पे वापस जाना चाहता हूं। अटल जी ने कहा तस्वीरों पर जाना चाहती हूं, वो तस्वीरें जरा चलाइए। मैं तस्वीरें दिखाना चाह रही हूं क्योंकि मंत्रालय पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, और वहां पर फूलों से स्वागत हो रहा है उनका, और फूलों से स्वागत। वहां पत्रकारों का भी, हमारा भी एक समूह है उनके स्वागत में, वहां सुनना चाह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस क्या कहेंगे। और वहां पर उनके स्वागत में फूलों की वर्षा हुई है। तीनों एक साथ आ रहे हैं। कल का एक वीडियो भी बड़ा वायरल है जिसमें हंसी मजाक चल रहा है। वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता, कल हम बता देंगे शपथ ग्रहण कौन करेगा। उसमें अजीत पवार कहते हैं हम तो करेंगे, मैं तो करने जा रहा हूं, दादा का पता नहीं है। ये तस्वीरें जो हैं ये तीनों की आ रही हैं इस वक्त मंत्रालय से। ये तस्वीरें बड़ी खास हैं, इसीलिए आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, अब वहां मंत्रालय पहुंचकर अभी आपने देखा बाबा साहेब की तस्वीर पर उन्होंने फूल अर्पित किए। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के तस्वीर पर फूल अर्पित कर रहे हैं। ये
ये छोटे जेस्चर्स हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा संकेत देते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। इस पर चुनाव भी लड़ा गया था, औरंगजेब की भी बात हुई थी, शिवाजी की भी बात हुई थी, चंद्रप्रकाश जी। जो सबसे बड़ी बात इससे जो मैसेज समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि ये आम लोग हैं, ये सामान्य लोग हैं जो कल मुख्यमंत्री थे, आज डिप्टी सीएम है। उनके उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आ रहा है। ये वो लोग नहीं है कि मेरे नाना प्रधानमंत्री थे, मेरी पापा प्रधानमंत्री थे, मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, इसलिए मैं तो सीधे प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं मंत्री भी नहीं बनूंगा, मैं कुछ नहीं बनूंगा, सीधे प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, डे वन में प्रधानमंत्री बन के ही घुसूंगा। तो ये वाली जो एक अकड़ थी, इस देश पिछले 70 वर्ष से इस चीज को देख रहा था और देख रहा था कि इस देश में कोई राजे रजवाड़े जो है वो एक नई किस्म की हिटलर शाही आ गई है। उस हिटलर शाही को जनता ने सीधे सीधे महाराष्ट्र ने पूरे देश में एक अग्रणी होकर, एक आगे आकर एक कमान लिया है और ये दिखाया है कि चाहे जो भी हो जाए, जो भी व्यक्ति है वो उनका जनादेश किसी एजेंडे के लिए है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक विचारधारा के लिए है और उसके लिए कोई भी व्यक्ति कभी डिप्टी सीएम कभी सीएम बन सकता है। किसी की बपौती नहीं है कुर्सी। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं एक बार जरा इसी बात पर पूछूंगी, क्योंकि ये इस पर चुनाव भी लड़े गए। अब मेरा सीधा सवाल ये है, इसके बाद बिहार का चुनाव होगा, इसके बाद दिल्ली का चुनाव होगा। विवेक जी, आप इसे दिल्ली के चुनाव से कैसे जोड़ेंगे? दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल लगातार ताल ठोक रहे हैं। विवेक जी की आवाज दीजिए भाई, ताल ठोक रहे हैं वो। मैं उस पे आ रहा हूँ। मैंने पहली चीज तो है, गुरु प्रकाश पासवान जी, जरा मुझे बताइए, अजीत पवार परिवारवाद की उपज है या नहीं है? जब आप उद्धव ठाकरे के साथ सरकार में थे तब आपको ठेकेदारी नहीं दिख रही थी। जब आप सुखबीर सिंह बादल के साथ अकाली दल में पार्टनरशिप करते हैं तब आपको ठेकेदारी नहीं दिखती है। वसुंधरा राजे के बेटे में ठेकेदारी नहीं दिखती। एकनाथ शिंदे जी कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सामान्य परिवार से आए लोग भैया, बीजेपी सामान्य परिवार से आए लोग हैं, अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाइए आप। परिवारवाद से आपसे सामान्य परिवार से आए हुए लोग हैं हम लोग। कौन है अजीत पवार? सामान्य परिवार से आए हुए लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं। आपको पचता नहीं है, हमें समझ में आता है। आप नहीं बचा पाएंगे, आप आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं बचा पाएंगे, ओबीसी प्रधानमंत्री को नहीं बचा पाएंगे, देवेंद्र फडणवीस जैसे सामान्य व्यक्ति को नहीं बचा पाएंगे। ये आपका सामंतवाद है, ये नव सामंतवाद है, आपका सावधान हो जाइए। अब मुझे कोई सामंतवाद नहीं है। अब आप जी नहीं, दिल्ली पर बात करिए ना। दिल्ली है, बिहार है, यहाँ से संकेत क्या है? देखिए, आपने ये बहुत बताने की कोशिश की विवेक जी। अभी भी प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव बीजेपी हार गई। भाई, इसे हार कहते हैं क्या? उसके बाद भी जो एक के बाद एक हरियाणा आ गया, महाराष्ट्र आ गया, आपकी रीडिंग गलत होती जा रही है सर। अब आज गुरु प्रकाश पासवान जी का बड़ा दिन है, इसलिए ईवीएम की चर्चा तो मैं करूंगा नहीं, लेकिन वैसा मैं आपको बता दूं 60 से ऊपर कंप्लेंट्स दायर की जा चुकी है इलेक्शन कमिशन में। फिर आ गए इलेक्शन कमीशन। घूम फिर के देखिए, मेरा सीधा सवाल ईवीएम पे बहुत ईवीएम वाला खेल, देखिए ईवीएम वाला जो खेल है, इस पर बहुत सारे सवाल उस दिन भी उठे। मेरा स्पष्ट सवाल है, जब ईसी कहता है कि आइए और बताइए टैंपरिंग कैसे होती है, तो कोई दल नहीं जाता है, तब सब हाथ खड़े कर देते हैं, तब सब हाथ खड़े कर देते हैं, तब नहीं जाते हैं। आप बताइए ना, टैंपरिंग पूरा देश जानना चाहता, टैंपरिंग होती कैसे? हाँ, नहीं, आप सुन लीजिए, दिल्ली के ऊपर आपकी बात हुई थी मुझसे। अच्छा, ईवीएम के अंदर जो दिल्ली की जनता है, हाँ, नहीं, वो ईवीएम में बोलूंगा, आज तक ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी ईवीएम पे अगर मैं भी प्रश्न चिन्ह उठाऊंगा कि किस तरह से मैनिपुलेशन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लंबी चर्चा हो जाएगी, इसलिए किसी और दिन के लिए रखिए। भाई, हम तो चाहते हैं चर्चा हो, चर्चा से भागने वाला विपक्ष है। ये बात सही है कि नहीं है? ये बात सही है कि नहीं है? कोर्ट में ये मामला आ चुका है, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया है। अब इस पर मत जाइए, इस पर मत जाइए, क्योंकि वही ईवीएम प्रियंका वाड्रा को वायनाड जुटाती है, वही ईवीएम कर्नाटका में आपकी सरकार बनाती है, वही ईवीएम जब हिमाचल में सरकार बनाती तब ठीक हो जाती है। ये बहुत बड़ा घिसा पिटा डिस्कशन हो चुका है, बहुत घिसा पिटा। तो कश्मीर जी देखिए, बेसिकली अभी आपने दिल्ली का प्रश्न किया, दिल्ली में उनको डिफेंड करना पड़ता, दिल्ली के मालिक को, दिल्ली के शहंशाह को उनको डिफेंड करना पड़ेगा। नहीं तो दिल्ली के शहंशाह, दिल्ली का शहंशाह यहाँ बैठा हुआ है ताज लगा के सिर पे, और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वो नया छत्र खड़ा हुआ है जो जाति और वो सलमानी रहमानी और फतवे का वो एक नया सूरमा खड़ा हो चुका है। प्रेम कुमार जी, दिल्ली का क्या आंकलन है आपका? भाई, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। अब जिस तरह से बीजेपी ने हरियाणा में जीत खींची है, महाराष्ट्र में ये सही बात है कि शायद गुरु प्रकाश जी बैठे, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा इतनी बड़ी जीत हाथ लग जाएगी। जितनी बड़ी जीत ये है, 230 सीटें कोई कम सीटें नहीं होती है दिल्ली में। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का सीधा विश्लेषण दिल्ली से नहीं जुड़ता है,
बिहार से जरूर जुड़ता है, जहां नीतीश कुमार वहां बैठे हुए थे आज। वो जरूर आज सदमे में होंगे कि मैं अगला एकनाथ शिंदे तो नहीं होने वाला हूं। ये बिहार से जुड़ता है। ये दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की एक बिल्कुल अलग सियासत है दिल्ली की, जो महाराष्ट्र से नहीं जुड़ता, इसलिए हम वहां नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। बिहार से सीधा जुड़ता है और नीतीश कुमार आज जरूर सदमे में होंगे कि जो हश्र एकनाथ शिंदे का हुआ है, क्या वही हश्र मेरा भी होने वाला है। जी, ये जो बात इन्होंने बोली है भाई, वही हश्र मेरा होने वाला। पहले तो कृष्णा जी मान ही नहीं रहे कि उनका कोई बुरा हश्र हुआ है, आप लोग तुले पड़े हैं बताने के लिए कि हमारा हश्र बुरा हो गया। भाई डेप्यूटी सीएम बनना लोग सपनों में सोचते होंगे कि कभी हम राज्य में राजनीति में आए, फिर राजनीति में नेता बने, नेता के बाद डेप्यूटी सीएम बने, लेकिन आप कह रहे हैं बहुत बुरा हश्र हो गया। कृष्णा जी, मैंने अच्छा बुरा बोला ही नहीं। कृष्णा जी, ये बुरा हश्र हो गया आपके नेता का कि डेप्यूटी सीएम बन रहे हैं। चारुता जी, ऐसा है, देखिए पहले हमारे पास 38 एमएलए थे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बने। अभी हमारे पास 57 विधायक है, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बने। तो हम भारतीय जनता पार्टी और हम साथ साथ में हैं। हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं है, अजीत दादा का कोई नुकसान नहीं है। फायदा है तो महाराष्ट्र की जनता का फायदा है, क्योंकि ये काम करने वाली सरकार है। उनके जैसे नहीं है कि इनके मुख्यमंत्री पहले दिन पे पहले घंटे में हमारे मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री अभी मंत्रालय गए। अरे इनके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को तो 2.5 साल लगा मंत्रालय तक पहुंचने के लिए। और आज जो पहला हमारी जो योजनाएं हैं लाड़की बहन, और मैं विश्वास करूंगा कि जो हमारा मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि लाड़की बहनों को जो हम 1500 रुपया हर महीना देते थे, उसका 2100 रुपया हो जाए, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक तोहफा होगा हमारे भाइयों की तरफ से महाराष्ट्र की बहनों के लिए। और ऐसे ही अनगिनत योजनाएं जो हमने लोगों के आज बाला साहेब को याद करके शपथ ग्रहण की है एकनाथ शिंदे ने। आज बाला साहेब को याद करके शपथ ग्रहण की है एकनाथ शिंदे ने, ये भूलना नहीं चाहिए। संजय गुप्ता जी, बाला साहेब को याद करके, अब देखिए इसका सीधा एक और मतलब है, बाला साहेब को याद करके वो सत्ता में है इस वक्त, और वो सत्ता उस हिसाब से चलाएंगे जैसा बाला साहेब महाराष्ट्र के लिए चाहते थे। मतलब बीएमसी में भी क्या महायुति रिटर्न्स होने वाला है? संजय जी की आवाज, क्योंकि अभी ये जो जिस तरह से मुख्यमंत्री बने हैं, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए बोलिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अभी फिलहाल वक्त ना बर्बाद बिन बात की बातों में कीजिए। जो हिंदुत्व के काम बचे हैं बाकी काम उनको कीजिए। जिस तरह से गाय माता को राज्य माता घोषित किया गया, इस तरह से गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए और हिंदुत्व के जो बचे हुए काम है उन बाकी कामों को किया जाए। पीएमसी में क्या होगा, दिल्ली में क्या होगा, फिलहाल तो महाराष्ट्र की सरकार को सही से चला है। जो काम बचे हुए हैं, ये राय आप एकनाथ शिंदे जी को दे रहे हैं, ये राय आपने उद्धव ठाकरे जी को नहीं दी। एकनाथ शिंदे जी को तो दे रहे हैं आप ये राय कि हिंदुत्व के बचे हुए सरकार को भी इनकी बनी है। अब उद्धव जी और हम तो बाहर बैठे हैं। अब सरकार में तो ये महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया, ये तो एक तरीका, एक संघीय ढांचे का एक रूप है कि एक सरकार में आता है और एक सरकार के बाहर बैठता है। तो वो फैसला हो गया, महाराष्ट्र की जनता ने कर दिया। बाहर ही बैठ गए, वो मान कर बैठे हैं हम बाहर ही है, अब हम आने ही नहीं वाले हैं, तो यही करें सारा काम, हम बाहर ही हैं अब। है संजय गुप्ता जी, ऐसा लग रहा है आपने पूरा गिव अप कर दिया है, अब यही है, यही काम करेंगे, हम सिर्फ डिमांड करेंगे बाहर बैठ। 10-20 विधायकों में से काम करें। महाराष्ट्र की जनता ने मैंडेट दिया है, इनको पूर्ण बहुमत दिया है, इनकी तिगड़ी ने काम चलाया है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कटेंगे तो कटेंगे, और जिस तरह से आके एक है तो सेफ है, तो जिस तरह से तीनों ने चुनाव लड़ा, हमारा गठबंधन उस तरह से नहीं था जिस तरह से होना चाहिए था। चलिए मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो तस्वीर हमारे पास महाराष्ट्र से आ रही है वो एक बड़ा संकेत बीजेपी और एनडीए के लिए है। इस संकेत को बचाकर आगे ले जाना भी उनके ऊपर है, और विपक्ष को इस संकेत को और इस तस्वीर को काटने के लिए एक भारी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब दोनों अपनी मेहनत करें, क्योंकि अगला जो टेस्ट होगा वो अब दिल्ली का होगा, उसके बाद बिहार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में।
उपमुख्यमंत्री पदाचे अब शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया जा रहा है मंच पर देवेंद्र फडणवीस को। निर्देशक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माननीय उपमुख्यमंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत।